हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? होप करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आओ देख लेते हैं हम लोग चैप्टर्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का चैप्टर है और ये देखो इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं पीछे से पढ़ा रहा हूँ। ज़रूरी है आपके लिए पढ़ना क्योंकि आप इन चीज़ों को वन बाय वन सीख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि पीछे से मेरा पढ़ाने का कारण ये है कि क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम है तो हर स्कूल्स के अपने अलग अलग सिलेबस होंगे। बोर्ड तो है नहीं कि नहीं इतने सिलेबस में आना है, तो वो उस हिसाब से सिलेबस को वो डिवाइड करते हैं। किसी में आधा आएगा, किसी में पूरा आएगा। राइट नाउ आई एम गोइंग विद द फ्लो, मतलब कि पीछे से स्टार्ट करने से फ़ायदा ये होगा कि आप सारे के सारे जितने भी सिलेबस के प्रोसेस होंगे उन चीज़ों को आप समझ पाएंगे और बेसिक आपका रोटेशन क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से उतना ज़्यादा डेविएटेड नहीं है तो दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में। दूसरा, हमारा मेन फोकस है चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना, ना कि उस पे बहुत ज़्यादा महारत हासिल करना, क्योंकि अभी आपके पास समय नहीं है महारत हासिल करने का। टाइम अभी नहीं है कि आप महारत हासिल कर लें और आप 1 महीने में बारूद बना देंगे। आपको सिर्फ़ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आपको सिर्फ़ पास होना है, ठीक है? तो हमको सिर्फ़ पास होना है, तो बेसिक चीज़ों को हम समझते हुए चलेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, पहले तो ये बात समझ लो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुमसे कहा गया है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज़ अ इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, बिज़नेस ऑपरेशन ड्यूरिंग अ अकाउंटिंग ईयर। मतलब इसमें 2 अकाउंट तुमको बनाने हैं, 2 अकाउंट की बेसिक्स को समझना है। एक तो ये इनकम स्टेटमेंट होता है, जो कि क्या होता है, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट ये तुम्हारा इनकम स्टेटमेंट होता है कि मतलब कि कितना पैसा तुमने खर्च किया, कितना पैसा तुम्हारे पास आया। दूसरा, तुमको ये शो करता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तुम्हारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बैलेंस शीट, मतलब तुम्हारे पास लायबिलिटीज कितनी है, तुम्हारे पास लायबिलिटीज कितनी है और तुम्हारे पास एसेट्स कितनी है, ठीक है। इसके साथ साथ तुमको पता चलता है कि तुम्हारे पास तुम्हारे एक्सपेंसेस कितने हुए, एक्सपेंस कितना हुआ, और तुम्हारी इनकम कितनी हुई, और तुम्हारी इनकम कितनी हुई। तो ये 4-5 चीजें हैं जो बेसिक हैं, वो आप यहाँ से समझ पाते हैं कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है। दूसरा, ट्रेडिंग अकाउंट हम तैयार करते समय कुछ बेसिक एंट्रीज हैं उनको हम देख लेते हैं जो कि ज़रूरी होती हैं हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में। ये एंट्री ना भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट एज अ एंट्री आपको समझना बहुत ज़रूरी है। पहले तो ऑब्वियस सी बात है, क्लोजिंग एंट्री रिलेटिंग टू द ट्रेडिंग अकाउंट, परचेज रिटर्न टू द परचेज, परचेज रिटर्न टू द परचेज। मतलब कि पहले एंट्री अगर तुम्हारी परचेज की है, उसको तुम वापस कर रहे हो, तो वो ऑब्वियस सी बात है तुम्हारे परचेज अकाउंट में जाएगा, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में तुमको मैंने बता दिया कि एक्सपेंसेस और इनकम्स की बात हो रही है। तो परचेज, जो भी सामान तुमने खरीदा है, अगर वो सामान खराब है या तुम्हारे रॉ मटेरियल्स खराब हैं या तुम जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे थे अपने बिजनेस में, वो बिजनेस में वो प्रोडक्ट खराब हो गया तो तुमने उसको वापस कर दिया। अब इसको समझने की कोशिश करना है कि ये किस बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो मान लो कि मेरे पास कोई कोई एक्स प्रोडक्ट था, कोई एक्स प्रोडक्ट था, इसके लिए हम कोई वाई रॉ मटेरियल मंगाते थे, ठीक है। किसी एक्स प्रोडक्ट को बनाने के लिए हम कोई वाई रॉ मटेरियल मंगाते थे। अब इस रॉ मटेरियल में कहीं न कहीं कोई एक खराबी आ गई या रॉ मटेरियल हमारे पास उसका प्रोडक्ट जो था वो खराब निकला। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको तुम रिटर्न करोगे, उस कंपनी को रिटर्न करोगे, ठीक है, रिटर्न करोगे। तो जो तुमने पैसा दिया होगा इस प्रोडक्ट का, वो पैसा तुमको वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मान लो कि 1 लाख का तुमने रॉ मटेरियल खरीदा, तो वो 1 लाख रुपए वापस जब तुमने किए प्रोडक्ट, तो उसके बदले तुमको 1 लाख रुपए वापस मिले होंगे। तो ये ज़रूरी होता है, हमको पता होना चाहिए कि मेरा पैसा कौन-सा कहाँ पे है और कौन-सा पैसा हमारा कहाँ लगा हुआ है। तो जो भी परचेज़ रिटर्न्स होते हैं, उनको हम परचेज़ अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि हमको बेसिक ये समझ में आए कि एग्ज़ैक्ट परचेज़ हमको पता चले, एग्ज़ैक्ट परचेज़ रही कितनी हमारी। दूसरा, सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, ये ज़रूरी होता है। फिर मैंने बताया कि जो भी सेल्स होगी, जो भी तुमने सेल्स किया होगा, उसमें से ऐसा तो है नहीं कि हर प्रोडक्ट बिका ही होगा, कुछ सेल्स रिटर्न्स भी आए होंगे। ये जो सेल्स रिटर्न्स आए होंगे, ये तुम्हारे बिज़नेस के लिए क्या है? ये भी तुम्हारे बिज़नेस के लिए एक तरह से नुकसान ही है, क्योंकि जो सामान तुमने बेचा, वो सामान फिर से तुम्हारे पास आ गया। यानी यहाँ से तुम्हारा पैसा वापस गया मार्केट में। इन द सेंस का मतलब ये है कि जो पैसा तुमको रिसीव हुआ था, जो पैसा तुमने रिसीव किया था, फिर से तुमने वापस कर दिया उसको, उसके ओरिजिनल कस्टमर को। फिर से तुमने पैसा वापस कर दिया उसके ओरिजिनल कस्टमर को। एक तरह से तुम्हारा पैसा तुम्हारे बिज़नेस में से निकल के वापस चला गया। तो इसको भी वापस करना ज़रूरी होता है। ये भी तुमको पता होना चाहिए कि तुम्हारे बिज़नेस में जो सेल्स हुई, उस सेल्स में से कितनी सेल्स वापस हुई।
क्योंकि तुमको एग्जैक्ट प्रॉफिट पता करना है ना, तुमको एग्जैक्ट प्रॉफिट पता करना है। इसको इस तरीके से समझो कि तुम एक इलेक्ट्रिसिटी का दुकान तुम चलाते हो, एक इलेक्ट्रिकल शॉप है तुम्हारे पास। अब उसमें तुम एक वायर का तुम रॉ मटेरियल तुम मंगाते हो ताकि तुम बाकी उसको कुछ बना के बेच सको बाहर मार्केट में। वो वायर खराब निकल गया, ठीक है, वो वायर खराब निकल गया। अब वो वायर क्या होगा, वो वायर तो तुम अपने पास रखोगे नहीं एज अ शॉपकीपर, क्योंकि तुमको नुकसान है, क्योंकि वो वायर ऑलरेडी जो तुम्हारा डीलर था उसने तुमको खराब दे दिया। अब तुम उसको वापस करोगे तो वहां पे क्या है, तुम्हारा पैसा मार्केट में फंसा हुआ था। इन द सेंस का मतलब कि तुमने पैसा उस डीलर को दिया, उससे वायर मंगाया। अब वायर वो खराब हो गया तो वो वायर तो तुम छत पे ला दोगे नहीं, उसको तुम फिर वापस किसको करोगे, डीलर को करोगे। तो जैसे ही तुम डीलर को वापस करोगे, जो तुमने उसको पैसा दिया था उस प्रोडक्ट के साथ, वो पैसा तुम्हारे पास वापस चला आया। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट हम बना रहे हैं, इनकम एंड स्टेटमेंट, तो हमको पता होना चाहिए कि मेरे पास कितना पैसा है। भाई ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस कैसे पता चलेगा, तुमको पता होना चाहिए ना कि तुम्हारा पैसा कितना गया और कितना पैसा आया, चाहे वो किसी दूसरे फॉर्म में भी क्यों ना हो, चाहे वो प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, चाहे वो रॉ मटेरियल के फॉर्म में हो, चाहे वो इनपुट के फॉर्म में हो, चाहे एक्सपेंसेस के फॉर्म में हो। ये तुमको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारे एक्सपेंसेस तुम दोगे कहां से, तुम अपने प्रॉफिट में से ही तो दोगे। तो सेल्स भी वैसे ही है, क्योंकि जो तुमने प्रोडक्ट बेचा उसके बदले तुमको पैसा मिला, बट सेल्स रिटर्न जब हुआ तो उसके बदले तुमको पैसा देना पड़ा, क्योंकि वो प्रोडक्ट वापस तुम्हारे पास आ गया। अब कौन कौन सा ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में ट्रांसफर होता है, इसको ध्यान दीजिएगा। पहले तो ओपनिंग स्टॉक होगा। ओपनिंग स्टॉक, भाई ऑब्वियस सी बात है कि 31 मार्च को जितना हमारे पास प्रोडक्ट था, फिर वो 1 अप्रैल को कितना हो गया, ये ऑब्वियस सी बात है, ये तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा कि हाँ भाई 31 मार्च को हमारे पास इतना माल था और 1 अप्रैल को हमारे पास इतना है। टू परचेजेस, टू परचेजेस, कितना तुमने परचेज किया, कितना सामान तुमने खरीदा। वेजेस, पता है कितना तुमने एक्सपेंस किया। डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस की बात कर रहा है। अब मैं बताऊंगा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते क्या हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस जो तुम्हारे बिजनेस में डायरेक्ट होते हैं तुम्हारे प्रोडक्ट के रिलेटेड। कैरियज, मतलब उसको ले आना और ले जाना, वो भी तो तुमको ऐड करना है। जैसे मेरा अपना बिजनेस की बात करें कि हम लोग का सरिये का बिजनेस है, मेरा अपना सरिये का बिजनेस है, मतलब हम टीएमटी बार्स में डील करते हैं, ठीक है। अब टीएमटी बार्स में डील करते हैं, मान लो कि मेरे पास 10 टन की गाड़ी आती है, ठीक है, 10 टन में, इसमें इसमें टन में गाड़ी आती है। तो 10 टन की गाड़ी आती है, इसका मान लो कि एक्चुअल परचेजिंग रेट मुझे पड़ा 5 लाख का, मुझे 5 लाख का परचेजिंग रेट पड़ा। अब ये जहां से बन रहा है प्रोडक्ट और मेरे दुकान तक आने में, इसमें करीबन 20,000 रुपए ऐड होते हैं ट्रांसपोर्ट के, या 25,000 रुपए, 22,000 रुपए, डिपेंडिंग ऑन कितनी दूरी है। मैं एवरेजली 20,000 रुपए मानता हूं। तो अब मैं प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो जोड़ूंगा 5,20,000 रुपए। कितना जोड़ूंगा, 5,20,000 रुपए मैं जोड़ूंगा। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना, 5,20,000 रुपए। अभी मैं समझाऊंगा इसको। गैस फ्यूल एंड पावर, गैस फ्यूल एंड पावर, भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हो, अच्छा ठीक। अब गैस फ्यूल एंड पावर की बात करते हैं, इसको समझना। जिनके भी घर बने होंगे उनके यहाँ सरिया इस्तेमाल यानी टीएमटी इस्तेमाल जरूर हुआ होगा, टीएमटी इस्तेमाल जरूर हुआ होगा। बात समझ में आ रही है। टीएमटी में रिंग बनते हैं, रिंग होता है, जब आप पिलर खड़ा करते हैं तो उसमें रिंग दिया जाता है। वो रिंग की वैल्यू जो होती है वो इस समय मार्केट में 70 रुपए पीस, यानी 70 रुपए केजी के हिसाब से हम दे रहे हैं, 70 रुपए केजी के हिसाब से हम बेच रहे हैं। अच्छा, टीएमटी बार मुझे पड़ा मान लो कि 60 रुपए का, ठीक। इस पे मैंने लेबर कॉस्ट जोड़ा 4 रुपए, ये ओरिजिनल कॉस्ट है। 60 रुपए की टीएमटी हमने खरीदी, 4 रुपए उसको मुड़वाई कहा जाता है, मतलब उस रिंग का जो लेबर आएंगे उसको काटेंगे जोड़ेंगे, वो 4 रुपए पर पीस के हिसाब से बनाते हैं। प्लस इस पे 3 से 4 रुपए के आसपास, 3 रुपए के आसपास इलेक्ट्रिसिटी बिल भी जाता है, यानी इस पे मैंने पावर भी इस्तेमाल की इसको बनाने में। टोटल कॉस्टिंग हो गई इसकी 67। हम 3 रुपया प्रॉफिट रख के इसको मार्केट में बेच देते हैं, यानी 70 रुपए के आसपास। फ्रेट एंड कैरियज, फ्रेट की बात हो रही है। अच्छा, हम लोग में फ्रेट और कैरियज भी होता है। अब कोई प्रोडक्ट तुम्हारा आया तो उस पे तुमने क्या किया था, उस पे तुमने कैरियज तो दिया ही दिया था, मतलब जो भाड़ा जो मैंने तुमको बताया था ये 20,000, ये मैंने दिया ही दिया था। प्लस अगर प्रोडक्ट मैं अपनी दुकान से किसी दूसरे के घर पहुंचवा रहा हूं तो उस पे भी मैं कैरियज ऐड करता। भाई जो यहाँ से उठा के वहां लेके जाएगा, फ्रेट लेके जाएगा, लेके आएगा, तो उसको तो भाड़ा देना होगा ना, तुम्हारे यहाँ जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको भाड़ा तो देना ही होगा।
टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। बनाने में कितना खर्च आया इसको, भाई मुझे रिंग बनाने में टोटल कॉस्टिंग कितनी आई, इतनी कॉस्टिंग मेरी आ गई भाई। टू फैक्ट्री रेंट एंड लाइटिंग, फैक्ट्री का, रेंट का और लाइटिंग का। फैक्ट्री रेंट और लाइटिंग मतलब भाई मेरी तो फैक्ट्री है नहीं, मेरी दुकान है, तो उसका जो रेंट आता है मान लो 10,000 रुपए रेंट। दूसरा लाइटिंग, भाई लाइट जो मैंने लगाई हुई है उसका जो बिजली बिल आता है। और टू रॉयल्टी, रॉयल्टी वाला मेरा काम नहीं, रॉयल्टी का इन द सेंस का मतलब होता है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट आप बना रहे जो लाइफ टाइम चल रहा है, उसके बदले आपको रॉयल्टी मिल रही है। ये इसका बेसिक है ट्रेडिंग अकाउंट का। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी पैसा बनता है, जो भी पैसा रह गया, अब जो पैसा होगा, अच्छा ठीक सॉरी, अब जो है सेल्स, सेल्स की बात हो रही है, तो सेल्स की बात हो रही है तो सेल्स अकाउंट क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, सेल्स अकाउंट क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब सेल्स की बात होगी तो सेल्स में से क्लोजिंग स्टॉक को घटा दीजिएगा, कितना बेचा आपने और कितना रह गया आपके पास, कितना बेचा और कितना रह गया आपके पास। तो मान लो कि मेरे पास 30 टन माल था, 30 टन माल था जिसमें से 15 टन मैंने बेच दिया, तो भाई ऑब्वियस सी बात है इसमें से 15 टन हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में कितना जाएगा, टोटल 45 टन। भाई इतना तो मेरे पास बचा हुआ है ना, 30 टन माल था, 15 टन हमने बेच दिया, 45 टन हमारे पास टोटल अमाउंट था उसको। ट्रेडिंग अकाउंट की हम बात करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होगा, अब जो भी ये बच जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट को तुम ट्रांसफर कर दोगे। अगर भाई इन सारे खर्चों के बाद, इन सारे एक्सपेंसेस के बाद, सेल्स के बाद, परचेज रिटर्न के बाद जो भी बच जाता है वही तुम्हारा एग्जैक्ट प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। अगर तुम्हारी सेल्स बहुत ज्यादा है, उस पर जो कॉस्टिंग आई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसमें से उसको माइनस करोगे, तो जो तुम्हारे पास बचा, अगर ज्यादा होगा तो ऑब्वियस बात है प्रॉफिट होगा, अगर कम होगा तो ऑब्वियस बात है लॉस होगा। ये इसकी बेसिक एंट्री रही। अब आओ ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट को हम समझते हैं। वो तो रहा एंट्री की बात, कभी कभी क्वेश्चन जो टीचर्स होते हैं वो एंट्री के एक आध क्वेश्चन दे देते हैं, तो उसको समझाना बहुत जरूरी है। ठीक है, बट टीचर मोस्टली जो कोशिश करेंगे आपके फील्ड में, मतलब 11th में, वो मोस्टली फॉर्मेट्स देते हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा टीचर हैकल नहीं लेने जाएगा कि चलो ठीक है इसका एंट्री भी बनाना है, क्योंकि वो एंट्री खुद नहीं बनाना चाहता है। ये हम इतना तो मैं जानता हूं कि जो टीचर्स होंगे वो नहीं चाहेंगे कि आपको एंट्री बना के दें। अब ट्रेडिंग अकाउंट की बात करेंगे तो टू ओपनिंग स्टॉक, डेबिट साइड याद रखिएगा, ये डेबिट साइड है, ये आपका क्रेडिट साइड है, ये याद रखिएगा। फॉर्मेट में कैसे रहेगा, फॉर्मेट में फॉर्मेट ऑफ अ ट्रेडिंग अकाउंट का देख लीजिए। पहले लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ये आपका ऊपर एकदम रहेगा, उसके बाद फॉर द ईयर एंडेड रहेगा, ये याद रखिएगा। फॉर द ईयर एंडिंग, एज ऑन नहीं है, ये बैलेंस शीट नहीं है, फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग जो डेट होगा उस डेट को यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो ये आपका फॉर्मेट है, यहाँ पे आपका पार्टिकुलर हो गया, यहाँ पे आपका अमाउंट हो गया। वैसे ही क्रेडिट में यहाँ पे आपका पार्टिकुलर हो गया, यहाँ पे आपका अमाउंट हो गया। शुरुआत होगी यहाँ टू से, तो पहले ओपनिंग स्टॉक डालेंगे, क्योंकि जरूरी है, हमको पता होना चाहिए कि भाई हमारा ओपनिंग स्टॉक था कितना। परचेज आ जाएगा, जो भी सामान आपने खरीदा वो आपके पास जरूरी है, पता होना चाहिए कि क्या आपने परचेज किया। तो भाई मैंने, अगर मान लो कि मेरा सरिये का काम है तो मैंने सरिया खरीदा, ठीक, इसमें से लेस करेंगे परचेज रिटर्न, इसमें से लेस करेंगे परचेज रिटर्न, जो भी परचेज मैंने किया था। फिर मैंने अगर उसको वापस किया, वो प्रोडक्ट खराब निकला या सरिया में कोई दिक्कत आ गई, मैंने अगर उसको वापस किया तो उसको परचेज रिटर्न कहा गया। तो ये आपको परचेज में से ही घटाना है। बट इसको याद रखिएगा कि परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड और परचेज रिटर्न ये दोनों ही सेम होते हैं। तो अगर क्वेश्चन में परचेज रिटर्न लिखा है तो भी ठीक, अगर रिटर्न आउटवर्ड भी लिखा है तो भी ठीक, टीचर आपका कोशिश करेगा कि वो रिटर्न आउटवर्ड ही लिख के देगा, मैं जानता हूं। दूसरा, टू वेजेस, वेजेस मतलब कि आपने लेबर रखा, मिस्त्री रखा, उसके जो खर्चे हैं, ये एक्सपेंसेस की बात कर रहा है। वेजेस एंड सैलरीज, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, या तो कैरियज या तो कैरियज इनवर्ड, कैरियज या कैरियज इनवर्ड, इसको याद रखिएगा, इनवर्ड, इनवर्ड, इनवर्ड का मतलब यह है कि आपने दिया, आपने दिया, इनवर्ड, आउटवर्ड नहीं है, इनवर्ड है। कैरियज ऑन परचेज,
मैंने आप बताया था कि भाई मेरी 10 टन की गाड़ी आती है, अगर 5 लाख का पड़ा तो 20,000 रुपये मैंने उस पर ट्रांसपोर्ट पे खर्चे निकाले, तो वो भी तो उसमें ऐड करना जरूरी है। 20,000 रुपये मैंने ट्रांसपोर्ट में दिए तो वो भी तो ऐड करना उस पर जरूरी है। तो गैस, फ्यूल एंड पावर मैंने ये आपको बता दिया था। टू फ्रेट एंड कैरियज ये भी मैंने बता दिया था। टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, भाई मैन्युफैक्चरिंग उसको बनाने का जो खर्च, जो रिंग की मैं बात कर रहा था उस खर्च की ये बात कर रहा है। टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस सच एज फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री रेंट, अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग है तो उसमें अगर फैक्ट्री का रेंट हो गया, फैक्ट्री की लाइटिंग हो गई, वो जरूरी होगा। टू डॉक चार्जेस एंड क्लियरिंग चार्जेस, डॉक चार्जेस का मतलब क्या हो गया कि जैसे देखो क्या होता है ना कि कोई कोई बिजनेस होते हैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में वो उनको डॉक की जरूरत होती है। भाई डॉक की जरूरत होती है ना, जो हमारा डॉक होता है, डॉक यार्ड जिसको कहा जाता है, तो उस पर सामान आएगा तो उसका भी तो भाई उसको चार्ज देना पड़ेगा, तो वो भी तो एक्सपेंस ही हुआ, उस एक्सपेंस को भी तो वो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी, भाई एक्सपोर्ट इंपोर्ट है तो ऑब्वियस सी बात है कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी आपको देना ही है। रॉयल्टी की बात होगी, यानी रॉयल्टी अगर ऐसा प्रोडक्ट आप बनाएं जो भाई जिसके बदले आप रॉयल्टी ले रहे हो दूसरी कंपनी से। ऐसे सबसे अच्छा एग्जांपल मैं बता दे रहा हूँ इसका, गूगल का एंड्रॉयड सिस्टम, गूगल का एंड्रॉयड सिस्टम जो है ये गूगल ने भाई डेवलप किया था। अब ये क्या कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज इसका इस्तेमाल कर रही हैं, चाहे वो सैमसंग हो, चाहे वो वीवो हो, चाहे वो ओप्पो हो, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो जितनी भी कंपनियां इस एंड्रॉयड सिस्टम का इस्तेमाल कर रही हैं उसका कुछ रॉयल्टी वो गूगल को पे करती हैं। बात समझ में आ रही है? ये आपके डेबिट है, यानी यानी आपके एक्सपेंसेस की बात कर रहा है। क्रेडिट साइड में चले जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये सेल्स की बात करेगा। अब बेचा यानी इनकम की बात करेगा। तो जो भी सामान बेचा उसमें से सेल्स रिटर्न को घटा दिया, भाई आपने पैसा मिला, अगर सेल्स रिटर्न हुआ तो आपका पैसा निकल गया ना, मार्केट में चला गया। भाई कस्टमर आपके पास आया, सामान खरीदा, उसको पसंद नहीं आया तो फिर उसने वापस कर दिया। अब क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न या सेल्स इनवर्ड दिया होगा तो आपको सेम समझना है, यानी रिटर्न इनवर्ड ये सेल्स रिटर्न के बराबर होगा और रिटर्न आउटवर्ड होगा तो वो परचेज रिटर्न होगा। इसको याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन में वो इनवर्ड करके ही देंगे, मैं इतना तो मैं टीचरों को जानता हूं, वो इनवर्ड करके ही देंगे। बाई क्लोजिंग स्टॉक, बाई क्लोजिंग स्टॉक आपका क्लोजिंग स्टॉक है। उसके बाद यही दो चीजें आपकी मेन है, सेल्स, उसमें से सेल्स रिटर्न को माइनस कर दीजिए, आपका क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा, क्लोजिंग स्टॉक लिख दीजिए। आपके पास जो बचेगा वो या तो ग्रॉस लॉस होगा, ठीक है, इफ एनी ट्रांसफरिंग टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर होता है तो उसको क्या करोगे, प्रॉफिट एंड पीएल में अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। अगर ज्यादा होता है तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट होगा, यानी डेबिट साइड में ट्रांसफर टू द पीएल अकाउंट, इधर आपका प्रॉफिट होगा और इधर आपका लॉस होगा। क्वेश्चन लगाने से पहले एक चीज और समझ लो जिसको हम कहते हैं क्या, जिसको हम समझते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हम क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब हो गया कि किसी प्रोडक्ट को बेचने तक कितनी कॉस्ट लगी। मतलब कि वो प्रोडक्ट भाई दुकान में आया, उस दुकान से उस आदमी, उस कस्टमर तक जाने में कितने पैसे खर्च हुए। तो ऑब्वियस सी बात है सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक की बात करेगा। किसकी बात करेगा, ओपनिंग स्टॉक की बात करेगा कि तुम्हारे पास स्टॉक है कितना, भाई साल की शुरुआत में तुम्हारे पास स्टॉक था कितना। दूसरा, तुमने कितना सामान और खरीद लिया, प्रोडक्ट बेचने के लिए तुमने कितना सामान खरीद लिया। उसके बाद उस पे कितने एक्सपेंसेस किए, मतलब उस प्रोडक्ट को मार्केट तक ले जाने के लिए तुमने कितने एक्सपेंस किए। इन सभी चीजों को तुम ऐड करोगे ना। मान लो कि मेरा सरिये का धंधा है, अब ओपनिंग स्टॉक मेरा मान लो कि साल की शुरुआत में 10 टन के आसपास था, ठीक, 10 टन बहुत ज्यादा नहीं है, 10 टन, 10 टन के आसपास था। फिर मैंने 30 टन और मंगा लिए तो मेरे पास 40 टन हो गए, मेरे पास 40 टन हो गए। अब ओपनिंग स्टॉक 10 टन का था ही, प्लस 30 टन मैंने और मंगा लिया। बात समझ में आ रही है? अब उस गाड़ी को आने में, रेंट, फैक्ट्री, हेन तेन लन टेन करने में भाई मेरा भी कुछ खर्चा चला गया। तो 10 टन की गाड़ी का मतलब 5 लाख का माल मेरे पास पहले ही पड़ा हुआ था, प्लस पांतियां पांतियां ही 15, 30, 15 लाख का माल मैंने और मंगा दिया। इसको खर्चा मतलब इस पूरे का पूरे प्रोडक्ट पे खर्चा जो आया मेरा वो 1 लाख का आया, 1 लाख का आया। और लास्ट में हमारा क्लोजिंग स्टॉक, मतलब अंत में उस आखिरी साल के अंत में मेरे पास सिर्फ 5 टन माल बचा, यानी 2.5 लाख का माल बचा मेरे पास।
सिर्फ 2.5 लाख का माल बचा मेरे पास। बात समझ में आ रही है? ठीक। तो 10 टन का माल मतलब 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए मेरे पास ऑलरेडी, 5 लाख रुपए मेरे पास, 5 लाख रुपए का माल मेरा ओपनिंग स्टॉक में था, प्लस 15 लाख का माल मैंने फिर और मंगा दिया, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1 लाख रुपए के हुए, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास 2.5 लाख का था। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया? बात समझ में आ रही है? क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा नहीं होना चाहिए, और क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात कर रहा है। ठीक है, अगला देखिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में एक्सपेंस डेबिटेड टू द ट्रेडिंग अकाउंट। जो भी एक्सपेंस आपके ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट हुए, जो भी मैंने डेबिट साइड में आपको बताया था, यानी जो भी मैंने ये सब चीज तुमको बताई थी, ये वाली चीजें, ये सारी की सारी चीजें, चाहे ये सारी की सारी चीजें जो भी डेबिट साइड में तुमको दिख रही हैं, ये सारी की सारी चीजें जो हैं, ये सारी की सारी चीजें जो हैं, ये सारी की सारी चीजें जो हैं, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है भैया, अब आगे चलते हैं हम। कुछ पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान रखना है आपको। नोट में दिया हुआ है क्या कि एडजस्टेड परचेज क्या होता है। एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या होगा कि नेट परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, यानी नेट परचेज की बात होगी। एडजस्टेड परचेज भी क्वेश्चन में आपको दिया होगा, तो नेट परचेज में से ओपनिंग स्टॉक ऐड हुआ होगा और माइनस क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा। ये याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज दे देता है, तो उस नेट परचेज में हो सकता है कि ओपनिंग स्टॉक और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है कि क्लोजिंग स्टॉक अगर तुम्हारे क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट में शो नहीं है, अगर ये क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा किसमें, तुम्हारे ट्रेडिंग अकाउंट में शो नहीं कर रहा है क्रेडिट साइड में, तो इसका मतलब कि वो ऑलरेडी एडजस्टेड परचेज में से उसको घटा दिया गया है, वो ऑलरेडी वहां से हट चुका है। कौन कौन सी चीजें आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाता है? फ्रेट एंड कैरियज आउटवर्ड, आउटवर्ड जो भी हम कैरियज इनवर्ड देते हैं, इनवर्ड कैरियज इनवर्ड, जो भी खर्चा हमने दिया भाड़े का, वो कैरियज इनवर्ड हम देंगे। मगर जो भी आउटवर्ड होगा, मतलब एक सामान, एक मेरे दुकान से किसी ग्राहक के घर अगर वो सामान जा रहा है, उस पे जो फ्रेट दोगे वो तुम नहीं दोगे। कहां से दोगे भाई? वो भाड़ा तुम वसूलते हो ना। जैसे हम लोग के यहाँ क्या होता है कि हम सरिया बेचते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल देता हूं। तो जैसे मान लो कि 1 कुंटल सरिया मान लो 50 रुपए के हिसाब से हुआ। अब देखो इसको कैसे समझना। तो 50 रुपए के हिसाब से मैं 1 कुंटल बेचता हूँ, मान लो कि वेट जो है वो 1,000 किलो आता है। अब हम लोग बिल कैसे तैयार करते हैं, देखो मैं तुमको बिलिंग सिस्टम तैयार करता हूं ताकि तुमको एक बेसिक समझ में आए। देखो, अब हमारा बिल कैसे बनता है, बेसिक बिल हम बनाते हैं। अगर वो बेसिक बिल तुमको समझ में आ गया तो तुमको ये क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे। अब जैसे मान लो कि एक हमारी इतनी ही बड़ी शीट होती है, इतनी ही बड़ी शीट होती है हमारे पास, क्योंकि भाई लोहे का काम है। इतनी बड़ी शीट होती है, यहाँ हम डेट डालते हैं, मान लो कि 22 तारीख, 22/01/2026। अब कोई आदित्य नाम का आदमी आए, इनको भैया 1 कुंटल सरिया चाहिए था। मान लो उसमें कई सारी साइज होती है, मैं बोलता हूं कि वो 10 mm की सरिया लेके जाता है, तो 10 mm की सरिया हम ऐसे लिखते हैं। इसमें भाई 1,000 किलो मतलब 1,000 kg इंटू कितने रुपए का, 50 रुपए का, यानी 50,000 रुपए। अच्छा ठीक है, अब ये 50 रुपए का हम बेच रहे हैं, प्लस इस पे क्या क्या खर्चे मैंने दिए हैं। भाई जब वो सरिया दुकान में आया होगा तो ऐसा तो है नहीं कि उड़ के मेरी दुकान के अंदर चला गया होगा, उसकी उतरवाई मैंने दी होगी। वो भी उतरवाई मैं किससे लूंगा, कस्टमर से लूंगा, जिसको कहते हैं पल्लेदारी। पल्लेदारी जिसको कहा जाता है, जिसको पल्लेदारी, जो वेजेस की बात हो रही है, जो फ्रेट्स की बात हो रही है, वो यहाँ पे मैंने दी पल्लेदारी। बात समझ में आई? तो यहाँ पे पल्लेदारी होती है 30 रुपया कुंटल, यानी मैं 30 रुपए इनसे वसूलूंगा इस पे। अब इनके घर तक ये जाएगा, तो जो लेके जाएगा सगड़ी वाला, वो कुंटल के हिसाब से पैसा लेता है, यानी 100 रुपए क्विंटल। तो भाड़ा मैंने ऐड कर दिया इसमें, भाड़ा हो गया 100 रुपया। टोटल कितना हो गया, 50,130।
ये इनको पे करना है। बात समझ में आई? तो ये ऐसे बिल तैयार होता है। बात समझ में आई? ये भाड़ा कौन देगा? यही कहलाया तुम्हारा क्या? कैरियज आउटवर्ड। यही कहलाया तुम्हारा क्या? कैरियज आउटवर्ड। बात समझ में आ रही है? ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट, भाई कहीं ऑफिस लिए हैं तो वो भी आप नहीं ऐड करेंगे, ऑफिस का रेंट आप नहीं यूज करते हैं। ट्रेड एक्सपेंसेस, भाई धंधा बनाते समय जो पैसा आपने दिया वो आपको नहीं देना है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या? अगली चीज है नेट परचेज अगर गिवन दिया होगा तो रिटर्न आउटवर्ड ऑलरेडी डिडक्टेड होगा। शुरुआत में जब मैं तुमको ट्रेडिंग अकाउंट में बता रहा था तो उसमें देखो परचेज के साथ परचेज रिटर्न माइनस हुआ है, तो अगर नेट परचेज दिया हुआ है, नेट की बात आ गई है, तो उसमें से ऑलरेडी देख लेना कि उसमें से परचेज रिटर्न को माइनस किया गया होगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नॉट कंसीडर्ड बाय कॉस्टिंग कॉस्ट। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप निकाल रहे होंगे तो उस समय इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को आपको कंसीडर्ड नहीं करना है। ये बेसिक पॉइंट समझ में आई? आओ चलो क्वेश्चन करते हैं। अब इतना जब आपको समझ में आ गया तो इसी बात पे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नहीं इलस्ट्रेशन है अगले फॉर्म में, क्योंकि हम इलस्ट्रेशन करना जरूरी है, बेसिक आपका जानना बहुत जरूरी है। अगर आप बेसिक नहीं करेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत बड़ा वो नहीं हूँ आपके सामने, ऐसा नहीं प्रस्तुत कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाना नहीं चाहता हूँ कि नहीं मुझे सब कुछ आता है, नहीं, मैं भी एक बेसिक टीचर हूँ। क्यों? दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे पता है कि कौन सी चीज़ें कैसे काम करती हैं, क्योंकि हुक्स मुझे पता है, मुझे तरीके पता थे, और उस तरीकों से मैं अच्छा नंबर भी ले आता था। तो मैं वही आपको सिखाता हूँ। यहाँ पे आपको यहाँ बारूद नहीं बनना है, यहाँ पे आपको टैलेंटेड नहीं बनना है कि नहीं मैं टॉपर हूँ ये हूँ, नहीं। यू आर गोइंग टू कंसिडर एज वेल। अगर आप एक अच्छा नंबर ले आते हैं तो यहाँ पे आपको बारूद नहीं बनना है, यहाँ पे सिर्फ आपको पास होना है, निकलिए 12th में, काम खत्म। बाकी किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है आपको। तो ऑब्वियस सी बात है, कॉक्स हमको निकालना है। कॉक्स कैसे निकलेगा? तो भाई ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक देखिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, प्लस परचेज, इस पे एक्सपेंस ऑन परचेज, एक्सपेंस ऑन परचेज, एक्सपेंस ऑन परचेज, एक्सपेंस ऑन परचेज, अच्छा ठीक है, प्लस वेजेस, प्लस वेजेस, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब इन्हीं सारी चीजों को आपको ऐड करना है और इन्हीं सारी चीजों को आपको लेस करना है। चलो ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक आपके पास अमाउंट कितना दिया हुआ है? ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट दिया हुआ है 40,000। परचेजेस कितना दिया हुआ है आपके पास? 4,20,000। एक्सपेंसेस ऑन परचेज कितना दिया हुआ है? 8,000। वेजेस कितना दिया हुआ है? 30,000। और तुम्हारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? 52,000। बात समझ में आई? अब इन्हीं सारी चीजों को आपको निकालना है। अब निकालिए भाई। तो 40,000, 42,000 और 8,000, 8,000 और 42,000 मतलब कितना हो गया? 50,000, 50,000 और 40,000, ये 8,000, ये 42,000 आपके 50,000, 50,000 और 40,000 आपके 90,000, 90,000 और 30,000 कितना हो गया? 120। यानी 1,20,000 रुपए आपके प्लस साइड के हो गए। -52,000, -52,000। तो 52,000 है तो ऑब्वियस सी बात है भाई, 50 पहले घटा लेंगे, तो 120 में 50 पहले घटा लीजिए, कितना हो गया? 20 आगे गया, 30 पीछे गया, 70 आया, 70 में से 2 और कम कर दीजिए, यानी 68। 68,000 आपका आ गया क्या? कॉक्स। 68,000 क्या आ गया आपका? कॉक्स। इसी क्वेश्चन के साथ आपको ग्रॉस प्रॉफिट भी पता करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको क्वेश्चन में दे देता है। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब हो नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट दोनों में डिफरेंस होता है। ग्रॉस प्रॉफिट एक लमसम अमाउंट आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना प्रॉफिट हुआ। नेट एग्जैक्ट, नेट का मतलब एग्जैक्ट डेप्रिसिएशन वगैरह उसमें से घटा दे, इसमें बहुत सारी चीजें हैं वो मैं बताऊंगा। फिलहाल ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया? सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस कर दीजिए। अब आपके पास सेल्स कितनी दी हुई है? भाई सेल्स आप देख लीजिए, सेल्स आपके पास 6 लाख का दिया हुआ है, सेल्स आपके पास 6 लाख दिया हुआ है भाई, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आया? 68,000। अब इसमें से माइनस कर दीजिए तो 60,000, 70,000 रुपये पहले माइनस कर लो इसमें, देख लो
70,000 पहले माइनस कर लो, तो यानी 5,30,000, 2,000 उसमें ऐड कर दो, यानी 5,32,000 रुपये तुम्हारे क्या आ गए, ग्रॉस प्रॉफिट। बात समझ में आई? अब ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे, तो ट्रेडिंग अकाउंट में भाई, ट्रेडिंग अकाउंट हमको बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनेगा बताओ? ट्रेडिंग अकाउंट हमको बनाना है, तो ट्रेडिंग अकाउंट हमारा कैसे बनेगा बता सकते हैं आप सभी लोग? बताइए भैया। मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बताया था कि भाई यहाँ पे क्या क्या जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा बाई सेल्स जाएगा, सेल्स रिटर्न जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक जाएगा, और तुम्हारा ग्रॉस लॉस जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बाई सेल्स लिखेंगे भाई। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बाई सेल्स लिखेंगे। बाई सेल्स, सेल्स कितना था भाई यहाँ पे? सेल्स यहाँ पे 6 लाख रुपए। बात समझ में आ रही है? सेल्स कितना था हमारे पास? हमारे पास 6 लाख रुपए थे। ठीक है, सेल्स हमारे पास यहाँ पे 6 लाख रुपए था। क्लोजिंग स्टॉक देख लो कितना दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास भाई 52,000 के आसपास दिया हुआ है। देख लो, क्योंकि फॉर्मेट मैंने तुमको बताया था कि सेल्स तो जाएगा ही जाएगा, सेल्स के साथ क्लोजिंग स्टॉक भी जाएगा। देखो, सेल्स तो जाएगा ही जाएगा, इसके साथ साथ क्लोजिंग स्टॉक भी जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, क्लोजिंग स्टॉक इसमें ऐड करोगे। सेल्स रिटर्न है क्वेश्चन में, देखो सेल्स रिटर्न कहीं दिया है? नहीं, सेल्स रिटर्न नहीं दिया हुआ है। ठीक है, एक्सपेंसेस ऑन सेल्स दिया हुआ है, एक्सपेंसेस ऑन सेल्स। अच्छा चलो ठीक है, एक्सपेंसेस ऑन सेल्स इसको माइनस करिए। ना, कोई जरूरत नहीं है। रिटर्न तो आया नहीं है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक लिख लो कितना है तुम्हारा, बाई क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक तुम्हारा दिया हुआ है 52,000। अब जो भी एक्सपेंसेस थे उसको आपको यहाँ पे लिख देना भाई। ऑब्वियस सी बात है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेजेस दिया हुआ है, एक्सपेंसेस ऑन परचेजेस दिया हुआ है, एक्सपेंसेस ऑन सेल्स दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है, और सेल्स दिया हुआ है, और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। ठीक है, तो लिखना चालू करिए। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना है भाई? 40,000। परचेज कितना दिया हुआ है? 4,20,000। एक्सपेंसेस ऑन परचेज कितना दिया हुआ है? 8,000। वेजेस कितना दिया हुआ है? वेजेस आपका 30,000। ठीक, यहाँ पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी निकल चुका है, यहाँ पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी निकल चुका है, यानी 5,32,000 रुपये। ठीक, यही आपका बेसिक है। इसी बेसिक मॉड्यूलेशन में हमको काम करना है, इसी बेसिक मॉड्यूलेशन में हमको काम करना है। ट्रेडिंग अकाउंट आपका ऐसे ही बनना है, और इसको ऐसे ही तैयार करना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन भी है, असरटेन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको आप निकालिएगा, ये मेरी तरफ से आपको क्वेश्चन है।
इसको देख लीजिए, हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसको आप निकालिए, इसका निकाल के आप मुझे आंसर बताइए, इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। अगला क्वेश्चन भी एक दे रहा हूं मैं आपको। कैलकुलेट कॉस्ट एंड क्लोजिंग स्टॉक, ये भी आप निकालिए और मुझे आप बताइए। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आता है तो मैं अगले पार्ट में पूरे क्वेश्चंस के साथ आपको समझाऊंगा, और वो आपको समझना बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं कल इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए नमस्कार। और थोड़ा सा मेहनत करिए, जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस को लगाना ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप क्या लगा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा क्वेश्चन आप लगा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस को लगाना, उनको इवेल्युएट करना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चरिंग हमको क्वेश्चंस की नहीं समझ में आएगी तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल इसी समय इसी वक्त, तब तक के लिए बाय बाय।